हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। गाइस, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आपकी क्लास कई दिनों से नहीं चल रही थी। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज से आपकी परमानेंट क्लास रेगुलर क्लास चलेगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित था? ऑप्शन ए मुग़ल शैली, ऑप्शन बी पाल शैली, ऑप्शन सी जैन शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित था? तो यह ऑप्शन ए मुग़ल शैली पर आधारित था। कैसे? अगर बात किया जाए लगभग 1740 ईस्वी के आसपास में मुग़ल दरबार से आए कलाकार वह नैन सुख के साथ बैठकर चित्रकारी करते थे, इसलिए गुलेर शैली पर मुग़ल शैली का प्रभाव था। कैसे? 1740 ईस्वी के आसपास मुग़ल दरबार से आए कुछ कलाकार वह नैन सुख के साथ बैठकर क्या करते थे? चित्रकारी करते थे, इसलिए गुलेर शैली पर मुग़ल शैली का प्रभाव था। अगर बात किया जाए गुलेर शैली या पहाड़ी शैली की क्या है? उपशैली है। गुलेर शैली पहाड़ी शैली की क्या है? एक प्रमुख उपशैली के रूप में जानी जाती है। दूसरी बात, अगर बात किया जाए गुलेर शैली की, तो यह पहाड़ी शैली की उपशैली है। गुलेर शैली के आरंभिक चित्र, अगर बात करते हैं गुलेर शैली के आरंभिक चित्र किसने बनाया था, तो वह पंडित सेऊ या इन्हीं को सेऊ कहा जाता है। कहीं कहीं इसे पंडित सेऊ लिखा रहता है या कहीं कहीं इसी को पंडित सेओ पढ़ा जाता है। तो ये दोनों सही है। एग्ज़ाम में क्या प्रिंट होता है ये बात अलग की है। तो बात करते हैं गुलेर शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ या सेओ तथा उनके वंशजों। उनके वंशज में कौन थे? दो लोग थे। मानकू कौन था? एक मानकू था, दूसरा नैन सुख थे। मानकू और नैन सुख द्वारा किया गया था। तो बात करते हैं गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित था? तो यह ऑप्शन ए मुग़ल शैली पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चित्रकार अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाता था? ऑप्शन ए मंजीत बाबा, ऑप्शन बी अंजलि ईला मेनन, ऑप्शन सी सुखबीर सिंघल एंड लास्ट ऑप्शन डी ध्रुव मिस्त्री। तो वह कौन सा चित्रकार है जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंजलि ईला मेनन। अगर बात करते हैं मंजीत बाबा, या क्या करते थे? हस्ताक्षर कर देते थे अपनी पेंटिंग के पीछे कैनवास पर, क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे। और अंजलि ईला मेनन या क्या करती थी? अंगूठे का निशान लगा देती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंजलि ईला मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो राम सहाय नेपालिया किस शैली का चित्रकार था? कौन? राम सहाय नेपालिया। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए अलवर शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी जोधपुर शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी बीकानेर शैली। तो बात करते हैं राम सहाय नेपालिया या किस शैली का चित्रकार है? तो यह अलवर शैली का चित्रकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलवर शैली। अगर अलवर शैली की बात करते हैं तो यह ढूढ़ार शैली की क्या है? उपशैली है। अलवर शैली ढूढ़ार शैली की क्या है? उपशैली। अगर बात करते हैं अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं पारखी शासक कौन था? तो यह था विनय सिंह। कौन थे? विनय सिंह। इन्हीं को बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को विनय सिंह को बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं पारखी शासक कौन था? बन्ने सिंह या विनय सिंह। अगर बात करते हैं विनय सिंह या बन्ने सिंह, विनय सिंह या बन्ने सिंह के समय में गुलिस्ता का चित्रण हुआ था। किसका? गुलिस्ता का। बन्ने सिंह या विनय सिंह के समय गुलिस्ता का
चित्रण हुआ था गुलेट शैली में। किसका चित्रण हुआ था? गुलिस्ता का। और गुलिस्ता का चित्रकारी कौन किया था? तो बलदेव एवं गुलाम अली ने। गुलिस्ता का चित्रकार कौन था? बलदेव एवं गुलाम अली ने। अगर बात करते हैं अलवर शैली में, नेफ्री वादन शिवदान सिंह के समय अलवर शैली में बना था। और प्रताप सिंह के समय 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। किसके समय? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो किस शासक के समय 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? तो वो किसके समय आए थे? प्रताप सिंह के समय। कौन आया था? एक आए थे डालू राम, दूसरा कौन आया था? शिव कुमार। एक चित्रकार आए थे डालू राम, दूसरा आए थे शिव कुमार। ये कहाँ से आए थे? तो यह जयपुर से अलवर आए थे। किसके समय आए थे? प्रताप सिंह के समय। डालू राम तो यहीं थे, शिव कुमार वापस चले जाते हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस शासक के समय जयपुर से अलवर चित्रकार आए थे? तो वह आए थे प्रताप सिंह के समय। कौन सा चित्रकार आया था? तो डालू राम एवं शिव कुमार। तो राम सहाय नेपालिया किस शैली के चित्रकार हैं? तो वह हैं अलवर शैली के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी निज़ामाबाद एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रयागराज। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है निज़ामाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निज़ामाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 है सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पार्ट फर्स्ट, एक तरफ है पार्ट सेकेंड। इसमें बताना है कौन सा पार्ट सुमेलित नहीं है। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए है हिंडोला महल, इसका संबंध बता रहे हैं मांडू से। अगर ऑप्शन बी बात करते हैं सरखेज, इसका बता रहे हैं संबंध अहमदाबाद से। ऑप्शन सी है गोल गुंबद, इसका संबंध बता रहे हैं बीजापुर से। और ऑप्शन डी है विजय स्तंभ, इसका संबंध बता रहे हैं चंपारण से। तो अगर बात किया जाए ऑप्शन ए हिंडोला महल, यह मांडू से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। सरखेज की बात करते हैं तो यह संबंध है अहमदाबाद से। गोल गुंबद बीजापुर से संबंधित है, लेकिन विजय स्तंभ चंपारण से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह कहाँ से संबंधित है? चित्तौड़गढ़। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। विजय स्तंभ कहाँ से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो पार्ट हमारा रॉन्ग है वही पार्ट हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच, ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. आर्चर, ऑप्शन सी ओसी गांगुली एंड लास्ट ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे बात करते हैं जेसी फ्रेंच, इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? हिमालयन आर्ट। कौन सी पेंटिंग है? हिमालयन आर्ट। यानी इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? हिमालयन आर्ट। अगर बात करते हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? कांगड़ा पेंटिंग। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? कांगड़ा पेंटिंग। डब्ल्यू.जी. आर्चर की है कांगड़ा पेंटिंग। अगर बात करते हैं ओसी गांगुली, इनकी है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। कौन सी है? मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हिमालयन आर्ट किसकी प्रमुख पुस्तक है? जेसी फ्रेंच की। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की है। कांगड़ा पेंटिंग प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर। कांगड़ा पेंटिंग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डब्ल्यू.जी. आर्चर। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ओसी गांगुली। और राजपूत पेंटिंग किसकी प्रमुख है? आनंद कुमार स्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह एक न एक पुस्तक
जरूर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी डब्ल्यू जी आर्चर, ऑप्शन सी ओ सी गांगुली एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो वह आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कब किया था? 1916 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किया था? 1916 में। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर, राजपूत पेंटिंग। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन है? राजपूत पेंटिंग। इसी पुस्तक में इन्होंने 1916 में यह विभाजन किया था। इनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। राजस्थानी कला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? या आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किस पुस्तक में किया था? यह क्वेश्चन पूछता है तो राजपूत पेंटिंग में किया था। कब किया था? 1916 में। यह क्या कहते कि आनंद कुमार स्वामी के अनुसार क्या बात है कि राजपूत चित्रकला जो होती है उसका विषय क्या है? राजपूताना। विषय क्या है? राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से क्या है? संबंधित है। इसी के अवसर पर यह वाक्य बोले थे अपनी पुस्तक में। किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। कब बोले थे? 1916 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? किसने लिखा है यह बात नहीं है, चित्रण की बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन घूमेगा। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी जैन शैली, ऑप्शन सी राजस्थानी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। तो चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वह हुआ है राजस्थानी शैली। अगर बात करते हैं इसका चित्रण छोड़िए, इसकी रचना कब हुई थी? चौर पंचाशिका की रचना कब हुई थी? तो रचना इसकी हुई थी 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में। किसने किया था? तो कश्मीरी कवि विल्हड़ ने। कश्मीरी कवि विल्हड़ ने। अगर रचना की बात करेगा तो 1540 में कश्मीरी कवि कौन है? विल्हड़ ने किया था। इस ग्रंथ का चित्रण की बात करेगा तो राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में कहाँ? मेवाड़ के अंतर्गत इसका चित्रण किया गया था। कब किया गया था? 16वीं सदी में हुआ था। कब? 16वीं शताब्दी में इसका चित्रण हुआ था। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, चौर पंचाशिका की रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी रचना? 1540 में। चौर पंचाशिका की रचना कब हुई थी? 1540 में। किसने किया था? तो कश्मीरी कवि विल्हड़ ने। किसने किया था? कश्मीरी कवि विल्हड़ ने। फिर क्वेश्चन उठाएगा, चौर पंचाशिका की रचना की बात किया, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ था? तो यह राजस्थानी शैली में हुआ था। किस में हुआ था? राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में किस में हुआ था? तो मेवाड़ शैली में। राजस्थानी शैली में किस में हुआ था? मेवाड़ शैली में। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। तो ये आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार है। ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान चुगताई एंड लास्ट ऑप्शन डी विकास भट्टाचार्य। तो दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार कौन है? तो वह है ऑप्शन सी अब्दुल रहमान चुगताई। अगर बात करते हैं अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 21 सितंबर कब हुआ था? 21 सितंबर 1897 में। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था? 21 सितंबर 1897। कहाँ हुआ था? लाहौर। इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था।
अगर बात करते हैं इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता कला विद्यालय में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय में। इनके गुरु कौन थे? अवनी बाबू। इनके गुरु कौन थे? अगर कलकत्ता विद्यालय में रहेंगे तो ये अवनी बाबू के शिष्य हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय में। इनके गुरु कौन हैं? अवनी बाबू। अगर बात किया जाए, इनको जन्म से भारतीय और ईरानी वंश परंपरा के कलाकार थे। ये पाकिस्तान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय कलाकार थे। ये पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माने जाते हैं अब्दुल रहमान चुगताई को। इनकी खास बात यह है कि यह अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन यानी सुलेखी रेखा का प्रयोग किया है। इन्हें रंगों का सम्राट के रूप में जाना जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। इनकी 3 पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें मुरक्का-ए-चुगताई, नक्श-ए-चुगताई, चुगताई की पेंटिंग इनकी प्रमुख पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1975 में। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में। तो ध्यान से समझिएगा, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार कौन सा है? वह अब्दुल रहमान चुगताई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1897 लाहौर पाकिस्तान में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय में। इनके गुरु कौन थे? अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर। यह जन्म से भारतीय और ईरानी वंश परंपरा के कलाकार थे। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। ये अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन यानी सुलेखी रेखा का प्रयोग किया करते थे। इन्हें रंगों का सम्राट के रूप में जाना जाता है। इनकी 3 पुस्तक प्रकाशित हुई, मुरक्का-ए-चुगताई, नक्श-ए-चुगताई, चुगताई की पेंटिंग। और इनकी मृत्यु 1975 यानी पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1975 में। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान चुगताई। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है जम्मू की बात कर रहा है, बलवंत देव से संबंधित है। कांगड़ा की बात कर रहा है, संसार चंद से संबंधित है। गुलेर की बात कर रहा है, गोवर्धन से संबंधित है। चंबा की बात कर रहा है, प्रीतम सिंह से संबंधित है। तो बात करते हैं जम्मू या बलवंत देव से संबंधित है, या बिल्कुल सही है। कांगड़ा की बात करते हैं, या संसार चंद से संबंधित है। गुलेर गोवर्धन से संबंधित है। प्रीतम सिंह या कुल्लू से संबंधित हैं। कहाँ से? कुल्लू शैली से या संबंधित हैं। और चंबा में कौन थे? चंबा में उमेद सिंह। चंबा का संबंध किससे है? उमेद सिंह। तो ये उमेद सिंह चंबा से संबंधित हैं और प्रीतम सिंह कुल्लू से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रीतम सिंह कुल्लू से संबंधित हैं और चंबा से संबंधित कौन है? उमेद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। ऑप्शन ए हाईलाइट, ऑप्शन बी टोन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन डी बाउंड। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाईलाइट। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल शैली का कौन सा कलाकार पालकी उठाता था? मुगल शैली का कौन सा कलाकार पालकी उठाता था? ऑप्शन ए बसावन, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी दसवंत एंड लास्ट ऑप्शन डी अबुल हसन। तो मुगल शैली का कौन सा कलाकार है जो पालकी उठाता था? तो वह हो जाएगा दसवंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दसवंत। अगर दसवंत की बात करते हैं तो ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार है। किसके दरबार का? अकबर कालीन या प्रमुख चित्रकार के रूप में जाना जाता है। कौन? दसवंत। दसवंत यह एक कहार जाति का था। दसवंत किस जाति का था? कहार जाति का था और यह भित्ति चित्रण में माहिर था। दसवंत कैसे चित्रण करता था? भित्ति चित्रण। यह भित्ति चित्रण में माहिर था। कौन? दसवंत। दसवंत भित्ति चित्रण में माहिर था। दूसरी बात, इनके गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। दसवंत का गुरु कौन था? अब्दुल समद सिराजी। यह जयपुर से प्राप्त रज्मनामा वाली प्रति पर दसवंत का नाम मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि
जयपुर से प्राप्त रजनामा वाली प्रति पर किस कलाकार का नाम मिलता है? तो वह दसवंत का नाम मिलता है। दसवंत अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार है। दूसरी बात, यह कहार जाति का था या भित्ति चित्रण में माहिर था? इनके गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। और जयपुर से प्राप्त रजनामा वाली प्रति पर दसवंत का नाम अंकित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दसवंत। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कला जीवन की प्रदीप्त है या आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए दिल्ली शिल्पी चक्र, ऑप्शन बी पैक ग्रुप, ऑप्शन सी कलकत्ता ग्रुप एंड लास्ट ऑप्शन डी मद्रास चोल। तो कला जीवन की प्रदीप्त है या आदर्श वाक्य किस ग्रुप से है? तो यह दिल्ली शिल्पी चक्र से है। किसका? दिल्ली शिल्पी चक्र के है। अगर बात करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1949 में। कब हुई थी? 25 मार्च 1949 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किसने किया था? भावेश चंद्र सान्याल ने। भावेश चंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी 25 मार्च 1949 में दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1947 में हुई थी। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने किया था? तो इसकी स्थापना FN सूजा महोदय ने किया था। किसने किया था? FN सूजा ने। अगर बात करते हैं कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1943 में। किसने किया था? कलकत्ता में किया गया था। एक किसने किया था? तो प्रदोष दास गुप्ता ने। कहाँ किया था? कलकत्ता में। प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना किया था। अगर बात करते हैं मद्रास चोल मंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मद्रास चोल मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। किसने किया था? KCS पन्निकर महोदय ने। KCS पन्निकर महोदय ने इसकी स्थापना की थी। तो ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। कला जीवन की प्रदीप्त है या आदर्श वाक्य है? किसका है? दिल्ली शिल्पी चक्र का है। अगर बात करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1949 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किसने किया गया था? भावेश चंद्र सान्याल ने। ये क्लियर हुआ। अगर बात करते हैं पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। किसने किया था? सूजा ने किया था। कहाँ किया था पैक ग्रुप को? तो पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? तो प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। मद्रास चोल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। किसने किया था? तो KCS पन्निकर महोदय ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बूमरेंग क्या है? बूमरेंग क्या है? ऑप्शन ए एक चित्र है, मूर्ति है, अस्त्र है, स्थान है। तो यह क्या है? अस्त्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अस्त्र। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है, मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी धनराज भगत, ऑप्शन सी राम किंकर बैज एंड लास्ट ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन थे? वह थे धनराज भगत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगर बात करते हैं धनराज भगत की, तो यह प्रमुख रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत प्रमुख रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। यह दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था? जैसे पत्थर हो गया, धातु हो गई, कास्ट और सीमेंट से यह मूर्तियों का निर्माण करते थे। इन्होंने मूर्तियों को किस तकनीक से बनाया है? तो ज्यामितीय तकनीक से इन्होंने मूर्तियों का निर्माण भी किया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस कलाकार ने मूर्तियों को ज्यामितीय तकनीक से बनाया है? तो वह कौन है? धनराज भगत हैं। अगर बात किया जाए धनराज भगत को समकालीन मूर्तिकारों में से अग्रणी माना जाता है। इनकी प्रमुख मूर्तियाँ जैसे घोड़े की नालबंदी,
बहुत पूछता है एग्जाम में। घोड़े की नालबंदी धनराज भगत की प्रमुख मूर्ति है जो प्रस्तर माध्यम से बनाया गया था। नेक्स्ट है जैसे शिवा डांसिंग, यह भी प्लास्टर से बनाया गया था, यह भी इनकी प्रमुख मूर्तियों में से गिनी जाती है जैसे शिवा डांसिंग। सितार वादक या सीमेंट से बनाया गया था। बांसुरी वादक द किस, कॉस्मिक मैन इन्होंने प्लास्टर से बनाया था। इनका प्रमुख चित्र भी कुछ है जैसे झोपड़ी हो गया, पुनर्मिलन हो गया, कृष्णा आदि इनकी प्रमुख चित्रों की भी रचना इन्होंने किया था। तो मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन थे? वह थे धनराज भगत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 मई और 3 मई किसका चित्र है? ऑप्शन ए गोया, ऑप्शन बी पिकासो, ऑप्शन सी टर्नर एंड लास्ट ऑप्शन डी माने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोया। इसको तो सबको पता होगा, ये इजी क्वेश्चन था। आज का शायद सबसे इजी क्वेश्चन यही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण है सितार? ऑप्शन ए वीणा और ढोलक, ऑप्शन बी तबला और ढोलक, ऑप्शन सी वीणा और तंबूरा, ऑप्शन डी तंबूरा और ढोलक। तो सितार किसका मिश्रण है? तो यह वीणा और तंबूरा का है। वीणा ये लिखा जाएगा, इसमें गलत प्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। वीणा और तंबूरा का यह मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 18 है मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन ए मनोहर, ऑप्शन बी निहाल चंद, ऑप्शन सी साहिब्रान एंड लास्ट ऑप्शन डी जसवंत पाल। तो मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? तो वह किया था मनोहर ने। अगर बात किया जाए राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो वह हमें मेवाड़ से मिलते हैं। राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? मेवाड़ से मिलते हैं। मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय पड़ता है? तो वह पड़ता है जगत सिंह फर्स्ट के समय। जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव पड़ता है। अगर बात करते हैं मेवाड़ शैली में मानव आकृतियाँ कैसी थी? तो मोटी व नाटी थी। मेवाड़ शैली में मानव आकृतियाँ कैसी थी? तो मोटी व नाटी बनाई गई थी। मेवाड़ शैली में मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ बनाई गई थी। इनकी आँखें कैसी थी? तो मीनाकृति। मेवाड़ शैली में आँखें कैसी थी? मीनाकृति आँखें बनाई गई थी मेवाड़ शैली में। अगर बात करते हैं मेवाड़ शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया गया था। और एक खास बात यह है कि महाराणा हमीर सिंह के समय बड़े बड़े पन्ने पट पर चित्र बनने स्टार्ट हो गए थे मेवाड़ शैली में। और भीम सिंह के समय भित्ति चित्रण का कार्य हुआ था। यहाँ के प्रमुख चित्रकार जैसे थे नानाराम, यहाँ के प्रमुख चित्रकार नानाराम, साहबदीन यहाँ के प्रमुख चित्रकार के रूप में गिने जाते हैं। मनोहर हो गए। तो ये सब क्या थे? प्रमुख चित्रकारों की सूची में ये लोग शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन ए अजंता गुफा, ऑप्शन बी एलोरा गुफा, ऑप्शन सी बाघ गुफा एंड लास्ट ऑप्शन डी सित्तनवासन गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सित्तनवासन गुफा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर बात करते हैं यह गुफा कहाँ स्थित है? तो यह गुफा स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यह गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी। कृष्णा भी है, कावेरी भी है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यह कावेरी इसका राइट आंसर होगा, कृष्णा नहीं होगा। लेकिन किसी किसी बुक में कावेरी भी दिया गया, कृष्णा भी दिया गया। आपको जो उचित लगे वह आप याद कर लीजिएगा। हमारे अकॉर्डिंग कावेरी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करते हैं इसकी खोज कब हुई थी? तो 1934 में। सित्तनवासन गुफा की खोज कब हुई थी? 1934 में। किसने किया था? ध्रुवील ने। लेकिन खास बात यह है कि खोज तो ध्रुवील ने किया था 1934 में, लेकिन इसको सबसे पहले देखा किसने था? तो टी.एस. गोपीनाथ ने। अगर बात करते हैं सित्तनवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। अगर बात करते हैं इसमें कुछ दृश्य अंकित हैं, जैसे कमल वन का दृश्य अंकित है सित्तनवासन गुफा में, तालाब वन का
दृश्य अंकित है शीतलवासन गुफा में। तालाब सरोवर का दृश्य अंकित है शीतलवासन गुफा में। खंभे के ऊपरी भाग में प्रेमी युगल का दृश्य अंकित है शीतलवासन गुफा में। राजप्रसाद का दृश्य अंकित है शीतलवासन गुफा में। जैसे इसमें नित्यरत अप्सरा हो गई, गर्दन फुलाए मोर का चित्र अंकित है शीतलवासन गुफा में। तो यह कुछ खास इम्पोर्टेंट दृश्य है जो शीतलवासन गुफा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद है कि सबका रॉन्ग होगा। जिसका सही है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हमारा सही है, बाकी ये क्वेश्चन सबका रॉन्ग होगा, ये जहाँ तक हमें पता है। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया? ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी राम किंकर बैज एंड लास्ट ऑप्शन डी गोपाल दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 17 सितंबर 1915 में हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 में। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के शोलापुर में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के एक ज़िला है शोलापुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शोलापुर ज़िले में गांव अगर पूछेगा तो पंढरपुर गांव में इनकी जन्म हुई थी। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 2011 में। 9 जून 2011 में कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। कितनी उम्र लगभग थी? तो 95 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? फैजिला। और इनकी पुत्री कौन थी? शमशाद, जो एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जानी जाती है। अगर बात करते हैं इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो मकबूल फिदा हुसैन के प्रारंभिक गुरु देवला लीकर थे और उनकी शिक्षा 1936 ईस्वी में जे कला विद्यालय मुंबई से हुई थी। और यह खास बात यह है कि मकबूल फिदा हुसैन यह राज्यसभा के सदस्य थे। कब से कब तक? 12 मई 1986 से 11 मई 1992 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी थे। इनका व्यवसाय क्या था? कुछ भी नहीं बचा था। चित्रकारी भी करते थे, फिल्म निर्देशक भी थे, पटकथा भी थे, लेखक भी थे, फोटोग्राफर भी थे, सब कुछ ये कर चुके थे। खास बात यह है कि ये शौक़ थे शायर इकबाल की शायरी का ये शौकीन थे। तो मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले के पंढरपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 जून 2011 इंग्लैंड में हुई थी। लगभग 95 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इनकी पत्नी फैजिला थी, पुत्र शमशाद थे जो एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके प्रारंभिक गुरु देवला लीकर थे और इनकी शिक्षा 1936 ईस्वी में जे स्कूल कला विद्यालय से इनकी मुंबई से शिक्षा प्राप्त किए थे। राज्यसभा के सदस्य 12 मई 1986 से 11 मई 1992 तक। इनका व्यवसाय क्या था? चित्रकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा, लेखक, फोटोग्राफर आदि की ये चित्रकारी वगैरह सब कुछ कर चुके थे। इनको शौक़ थी शायरी का। और किसकी शायरी का? शायर इकबाल की शायरी का। तो ये था आज का 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ दिन आपकी क्लास नहीं चली, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से क्लास थोड़ा स्किप कर दिए थे। बाकी आज से रेगुलर आपकी क्लास चलेगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।